जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आप सब लोगों ने इससे पहले वाले भाग में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमय जीवन गाथा सुनी, जिसमें आपने बाबा साहेब के पूर्वजों से लेकर बाबा साहेब के शैक्षणिक जीवन, पिता रामजी सूबेदार के मार्गदर्शन में किस प्रकार बीए किया, आपने यहाँ तक सुना। जिन लोगों ने भाग 1 नहीं सुना वे लोग भाग 1 में जाकर सुन सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन दर्द भरी एवं संघर्षमय जीवन गाथा का दूसरा भाग सुने। बड़ौदा रियासत सेवा में भीमराव की राज्य की फौज में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई। भीमराव के लिए निवास व भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। छुआछूत का भी घोर अंधेरा था। जनवरी 1913 में उन्हें बड़ौदा गए अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्हें बम्बई से अपने पिताजी का तार मिला कि सूबेदार की हालत चिंताजनक है। वे काफ़ी चिंता में पड़ गए और बम्बई के लिए चल पड़े। नौकरी में 8 दिन की तनख्वाह ही मिल पाई। रास्ते में सूरत रेलवे स्टेशन पर पिता के लिए बर्फी खरीदने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे, लेकिन इसी दौरान गाड़ी चल पड़ी। वे अन्य गाड़ी से दूसरे दिन बम्बई पहुंचे। घर पहुंचकर पिताजी की बिगड़ी हालत को देखा तो उनके दिल पर भारी आघात पहुंचा। रामजी सूबेदार मरणासन अवस्था में चारपाई पर लेटे पड़े थे। परिवार के सभी लोग चारपाई को घेरे हुए चिंता में बैठे थे। भीम को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। लाडले बेटे भीम को देखकर पिताजी ने भीमराव की पीठ पर अपना हाथ फेरा। कुछ देर तक भीमराव की ओर एकटक देखा और पल भर में ही सूबेदार सभी को रोता भी लगता छोड़कर चल बसे, मानो अपने लाडले बेटे भीम की एक झलक पाने के लिए ही उनके प्राण रुके हुए थे। भीम को सफलता की ऊंचाइयों पर देखने वाले पिता इस दुनिया को छोड़कर चिर निद्रा में सो गए। उस महान संघर्षशील त्यागी व बलिदानी पिता को खोकर भीमराव फूट फूट कर रोने लगे। सूरत स्टेशन पर उतरने का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। सभी परिजन भीम को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन भीम की रुलाई रुक नहीं रही थी। उसके दुख क्रंदन के आगे किसी का शोक सुनाई नहीं पड़ रहा था। आत्मग्लानि के कारण भी भीम के आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। जिस पिता ने उसके लिए कदम कदम पर दुख सहे, त्याग किया, उस पिता के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। इसका उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। यह 2 फरवरी 1913 का दिन था, जो बाबा साहेब के जीवन का सबसे बुरा दिन था, जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। सूबेदार रामजी सकपाल जीवन भर मेहनत व अनुशासन के साथ रहे। गरीबी व अभाव के हालात में भी वे उच्च आचरण के अनुयायी रहे। समाज, राष्ट्र व मानवता के लिए अनुकरणीय चरित्र छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी संतानों में आध्यात्मिक व उच्च नैतिक मूल्यों का संचार किया। परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए उनके द्वारा किया त्याग व बलिदान अनुकरणीय है। उन्होंने इस मानव समाज को पुत्र रूप में ऐसा रत्न दिया जिसने दलित, पीड़ित, वंचित व शोषित मानव के उद्धार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। वे बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर कहलाए। अपने कर्मठ पिता के देहांत से भीमराव अम्बेडकर का एकमात्र सहारा भी टूट गया। रिश्तेदारों सहित कहीं से भी कोई आर्थिक मदद की आशा नजर नहीं आ रही थी। अब उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया था। अब वापस बड़ौदा जाकर उसी नौकरी को जारी रखने का मन नहीं था जिसके लिए उनके पिता ने मना किया था। फिर उस 15 दिन की नौकरी का अनुभव भी अच्छा नहीं था। उन्हें अब आगे शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन परिवार का पालन पोषण भी करना जरूरी था। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। पिताजी की मृत्यु कर्जदार के रूप में हुई थी। इस तरह जीवन संघर्ष की तेज खींचतान व चिंता के साथ उन्होंने बम्बई में बड़ौदा नरेश से भेंट की। संयोगवश उस समय 1913 में बड़ौदा सरकार हायर एजुकेशन के लिए 4 छात्रों को स्कॉलरशिप देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजना चाहती थी। भीमराव ने महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के बम्बई स्थित मालाबार हिल्स में उनके निवास पर जाकर सारी व्यथा सुनाई। यह भी बताया कि उन्हें बड़ौदा क्यों छोड़ना पड़ा और क्या मुश्किलें आई। महाराजा ने सब सुना और दूसरे दिन फिर बुलाया और लंबी बातचीत की। वे भीम की इंग्लिश से काफ़ी प्रभावित हुए और भीम जैसे होनहार युवक को अमेरिका भेजना उचित समझा।
उन 4 स्टूडेंट में भीमराव का नाम भी सिलेक्शन हो गया। भीमराव बहुत ही खुशी के साथ बड़ौदा गए। जून 1913 से जून 1916 तक 3 साल के लिए दी जाने वाली इस स्कॉलरशिप के लिए बड़ौदा के उप शिक्षा मंत्री के समक्ष 4 जून 1913 को एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसमें लिखा था, मैं अमेरिका अपना समय विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करूंगा और स्टडी पूरी होने पर बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करूंगा। इसके साथ ही भीम ने महाराजा के प्रति हृदय से आभार जताया। उस समय भारतीयों के लिए विदेश में स्टडी करने के लिए मौका मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। फिर एक 22 वर्षीय अछूत युवक के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता था। भीमराव को एक ओर अमेरिका जाने की खुशी थी, दूसरी ओर परिवार के घर खर्च की चिंता थी। सिर्फ आनंदराव ही कमाने वाला था, जबकि 10-12 जन खाने वाले थे। उन्होंने बड़ौदा सरकार के शिक्षा विभाग से 1963 रुपये एडवांस में ले लिए, जिसमें से कुछ आनंदराव को घर खर्च के लिए दिए। स्कॉलरशिप के रूप में 11.5 पाउंड हर महीने के लिए राशि मंजूर हुई थी, जो बहुत कम थी। 15 जून 1913 को बम्बई से एक पानी के जहाज द्वारा युवा भीमराव अमेरिका के लिए रवाना हुए और 21 जुलाई 1913 को न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एक सप्ताह तक वे यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में रहे, लेकिन वहां हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया। दरअसल वहां अधपका खाना मिलता था, इसके अलावा बीफ भी परोसा जाता था। अब वे कॉस्मोपॉलिटन क्लब 114 स्ट्रीट में रहने लगे, जहां कुछ इंडियन स्टूडेंट रहते थे। इसके बाद नवल मथेना नाम के एक पारसी स्टूडेंट के साथ लिविंगस्टन हॉल में रहते थे। मथेना भीमराव का फिर जीवन पर्यंत मित्र बना रहा। उसके एक अन्य मित्र C.S. देवल भी थे। न्यूयॉर्क जैसे स्वतंत्र व आधुनिक जीवन शैली वाले शहर में अंबेडकर को एक नई दुनिया नजर आ रही थी। अब वे भारत के जाति व्यवस्था के घृणित स्वरूप वाले समाज से हजारों कोस दूर अमेरिका में थे। यहाँ न कोई जात पूछता था, ना ही कोई छुआछूत का कोण नजर आता था। सभी स्टूडेंट भीमराव के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ चर्चा करते, भोजन करते और घूमते थे। भारत के जात में डूबे दमघोटू वातावरण से दूर यहाँ स्वतंत्र चिंतन के माहौल में भीमराव को काफ़ी आनंद आ रहा था। वहाँ मानवीय मूल्यों व नैतिकता के दर्शन होते थे। भारतीय समाज जैसी घुटन व पीड़ा नहीं थी। इस नए जगत ने भीमराव के विचार व आगे बढ़ने की सोच को एक नई ऊर्जा दी, लेकिन न्यूयॉर्क शहर की चकाचौंध से कतई विचलित नहीं थे, क्योंकि वे एक खास मकसद के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए रोजाना 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते थे। अध्ययन व ज्ञान प्राप्त करने की उनमें जबरदस्त भूख थी। वे रोज नए ग्रंथों को खोलते और पढ़ते जाते थे। अब उनका मकसद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सिर्फ नाम के लिए बड़ी डिग्री हासिल करना नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस आदि कई विषयों में गहराई से अध्ययन कर प्रवीणता हासिल करना भी था। यहाँ स्टडी के दौरान जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसका कुछ भाग अपनी पत्नी व अन्य परिजनों के लिए भारत भेजते थे, इसलिए खुद के खर्च पर काफ़ी प्रतिबंध रखना पड़ता था। पैसों की कमी के कारण वे भोजन पर भी बहुत कम खर्च करते थे। सिनेमा व अन्य मनोरंजन के लिए खर्च करना बहुत मुश्किल था और उन्हें इनमें रुचि भी नहीं थी। वे अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में स्टडी में बिताते थे। वे लाइब्रेरी में सबसे पहले जाते थे और सबसे बाद में निकलते थे। वे अलग अलग विषयों पर खूब पढ़ते थे। इसके लिए न्यूयॉर्क के अन्य लाइब्रेरी में भी कभी कभी जाते थे। पढ़ते समय वे हर विषय पर नोट्स लिखते जाते थे, ताकि बाद में उन्हें उपयोग में ले सके। धन की कमी के कारण वे पुरानी किताबें खरीदकर संग्रह करते थे। उन्हें 3 वर्षों के लिए 11.5 पाउंड प्रति माह की राशि मंजूर की गई। इस कारनामे अनुबंध में शर्त थी कि छात्रवृत्ति की एवज में उन्हें 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत में नौकरी करनी पड़ेगी। छात्रवृत्ति 15 जून 1915 से 15 जून 1916 की अवधि के लिए थी। यह राशि बहुत कम थी। यात्रा व्यय और अग्रिम राशि के रूप में 1963 रुपये दिए गए थे। 22 वर्ष का अस्पृश्य युवक 21 जुलाई 1912 को न्यूयॉर्क पहुंच गया
अवसर को भुनाने और अपने उद्देश्य पूर्ति में संलग्न होने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। न्यूयॉर्क से उन्होंने अपने पिता के मित्र गौनाक जमींदार को एक पत्र में लिखा, प्रिय जमींदार जी, आपने मेरे प्रति जो अपनत्व का भाव दर्शाया है इसके लिए मैं अधिक कृतज्ञ हूँ। मुझे विदाई देने के लिए जब आप आए थे तब आपकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। उन आंखों में मैंने अपने पिता का प्यार देखा था। यही वात्सल मेरे अन्य भाई बहनों को भी प्राप्त होगा और जैसे आपने समय समय पर मेरी मदद की तथा मार्गदर्शन किया वैसे ही उन्हें भी देते रहोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपके प्यार भरे व्यवहार से मैं अभिभूत हूँ। आप जैसे सुधारवादी दृष्टि अन्य लोगों में भी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बच्चे प्रगति के बारे में आकांक्षी नहीं हैं। पुरानी पीढ़ी के सूबेदार एवं जमादारों ने जो भूलें की हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वे भूलें सुधारी जानी चाहिए, ऐसा आप भी सोचते होंगे। बुरे हाल में रहने वाले बच्चों से ज़्यादा उत्तरदायी उनके माता पिता हैं। माता पिता बच्चों को जन्म तो दे देते हैं लेकिन उनके बाद उनका जो कर्तव्य है उसे पूरा नहीं करते। यह कल्पना अब छोड़ देनी चाहिए। बच्चों का भविष्य उनके पालक ही बना सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आप अपनी बच्चियों को भी पढ़ा रहे हो, इसका सुपरिणाम आपको शीघ्र ही मिलेगा। अतः लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करवाने का लक्ष्य रखना उचित ही है। आपके जो भी निकटतम लोग हैं उन्हें भी आप शिक्षा का महत्व समझाइए। सभी को मेरा नमस्कार। आपका प्यारा भीमराव। इसी पत्र में उन्होंने जीवन दर्शन से संबंधित शेक्सपियर की कविता का निम्नलिखित अंश लिखा था। व्यक्ति के जीवन में अवसरों की लहरें आती हैं। यदि वह इन अवसरों का उचित उपयोग करे तो उस व्यक्ति को गरिमा प्राप्त होती है। प्रोफेसर एडविन R.A. सीलिगमन कोलंबिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अध्यक्ष और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। वे भीमराव को लाइब्रेरी में नियमित देर तक पढ़ते हुए देखते थे। वे बहुत विद्वान प्रोफेसर थे। उनकी क्लास में भीमराव नियमित रूप से जाते थे। वे स्टूडेंट को बड़ी मेहनत व लगन से पढ़ाते थे और सभी को प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। भीमराव के विद्यार्थी जीवन पर प्रोफेसर एडविन का गहरा असर पड़ा। सन 1914 में लाला लाजपत राय अमेरिका गए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार करने के उद्देश्य से इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नामक संस्था बनाई थी। प्रोफेसर सीलिगमन लाला लाजपत राय के मित्र थे। उन्होंने लाला जी से भीमराव का परिचय कराते हुए कहा, भीमराव अम्बेडकर हिंदी विद्यार्थियों में से ही नहीं बल्कि अमेरिकन विद्यार्थियों में भी श्रेष्ठ है। लाला लाजपत राय की इच्छा थी कि भीमराव उनकी संस्था की ओर से कुछ काम करें। इसके लिए भीमराव को समझाया भी, लेकिन भीमराव ने बड़ी विनम्रता के साथ अपने अध्ययन की व्यवस्था को कारण बताकर मना कर दिया। हालांकि वे अपने देश की विकट स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन न्यूयॉर्क में उनकी प्राथमिकता पढ़ाई करना था। वे बड़ौदा महाराज को दी सहायता की पालना में अध्ययन करना पहला फर्ज मान रहे थे। उन दिनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन ड्यू, जेम्स शॉर्टवेल, एडविन सीलिगमन, जेम्स हार्वे रॉबिन्सन, फ्रैंकलिन गिडिग्ज और गोल्डन वेजर जैसे दिग्गज शिक्षाविद अध्यापन करा रहे थे। इन महान अध्यापकों के साथ व्यतीत किए गए समय में भीमराव को आशावादी, सुधारवादी व प्रगतिशील विचारों की दीक्षा मिली। उन्होंने वहाँ इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मानववंशशास्त्र, तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र आदि कई विषयों का अध्ययन किया। इनमें जॉन ड्यू के मार्गदर्शन व विचारों का प्रभाव बाबा साहब की कई किताबों में देखने को मिलता है। वे जब भारत के प्रोफेसर के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, वो जॉन ड्यू की शैली को अपनाते थे। एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक किताब में बाबा साहब ने लिखा है, जॉन ड्यू मेरे अध्यापक थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इससे ज़्यादा वे डॉक्टर एडविन सीलिगमन से प्रभावित थे। भारत लौटने के बाद भी उनसे पत्र व्यवहार जारी रहा। जब बाबा साहब सिडनहम कॉलेज बम्बई में प्रोफेसर थे, तब भी उन्होंने अपने कुछ विद्यार्थियों को फिर डॉक्टर सीलिगमन के पास भेजा था। इस तरह 2 साल तक भीमराव अम्बेडकर अपनी ज्ञान साधना में लगे रहे। वे रोजाना 18 घंटे अध्ययन करते थे। सन 1915 में उन्हें अपने प्राचीन भारत में व्यापार
एंशिएंट इंडियन कॉमेट्स नामक शोध ग्रंथ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री मिली। मई 1916 में डॉक्टर गोल्डन वेजर के मानववंश शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार के समक्ष अपना शोधपूर्ण लेख भारत में जात भेद पढ़ा। भीमराव एक साथ 2 शोध प्रबंधों पर काम कर रहे थे। उनका दूसरा रिसर्च प्रबंधन भारत के राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवारा, एक ऐतिहासिक और विवेचनात्मक अध्ययन, जून 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत किया, जिसे जून 1916 में पीएचडी की डिग्री के लिए स्वीकृत किया। लेकिन विधिवत पीएचडी डिग्री लेने के लिए रिसर्च प्रबंध को पब्लिश करके उसकी कुछ प्रतियां यूनिवर्सिटी को भेंट करना जरूरी था। लेकिन भीमराव के पास इतना पैसा नहीं था कि वे इस थीसिस को प्रकाशित करा सकते। आखिर 8 साल बाद 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रबंध मैसर्स पीएस किंग एंड सन्स नामक लंदन की प्रकाशन संस्था की ओर से ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था का विकास नाम से प्रकाशित कराया। इस प्रकाशित ग्रंथ की कुछ प्रतियां भेंट करने के पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी की डिग्री विधिपूर्वक प्रदान की। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों और विद्वानों ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की काफ़ी प्रशंसा की। स्टूडेंट व प्रोफेसर ने इस प्रबंध के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर को एक भोज देकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा में निग्रो जात के उद्धारक बुकर टी वाशिंगटन से तुलना की और उनको भारत का बुकर टी वाशिंगटन कहकर सम्मानित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस ग्रंथ को बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित किया। उसमें लिखा है कि मेरे विद्यार्जन के लिए आपने जो सहायता प्रदान की है उसकी कृतज्ञता के रूप में सादर अर्पित की है। प्रोफेसर एडविन सेलिंगमैन व अन्य प्रोफेसर ने इसकी भूमिका लिखी थी। भूमिका में सेलिंगमैन ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की सराहना करते हुए लिखा है, यह ग्रंथ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अनुपम कृति है जिसमें मूल समस्याओं को उठाया गया है और इस प्रकार रेखांकित किए जाने वाले सिद्धांतों का ऐसा अध्ययन और कहीं नहीं देखा गया। इस शोध ग्रंथ में डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की जो नंगी तस्वीर दुनिया के सामने रखी, वह डॉक्टर अंबेडकर जैसे देशभक्त द्वारा ही संभव था। यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। भारत के किसी भी अन्य राजनेता ने ऐसा दस्तावेज तैयार नहीं किया। उन्होंने इस साजिश का पर्दाफाश किया कि 1833 के एक्ट के तहत साम्राज्यवादी शासन के लिए आर्थिक प्रबंध किया गया था। उन्होंने विस्तार से विश्लेषण कर ब्रिटिश नौकरशाही तथा इसके जरिए साम्राज्यवादी शोषण की निंदा की। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश सरकार अपने देश के उद्योगपतियों के लाभ के लिए नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ रही है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कड़ी निंदा की। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब के उपसंहार में लिखा है कि राजनैतिक स्वाधीनता पाने के 2 मार्ग हैं, एक है सैनिक शक्ति, दूसरा है नैतिक सामर्थ्य। जिस देश के पास सैनिक सामर्थ्य नहीं है उन्हें अपने नैतिक सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। भारत का राजनैतिक प्रश्न पूरी तरह एक सामाजिक मसला है और सामाजिक सवाल को आगे तहकूब करते रहना यह जाहिर करता है कि जनमत से प्राप्त स्वतंत्रता सरकार की स्थापना होने तक राजनीतिक प्रश्न हल नहीं हो सकता। इस ग्रंथ की महानता इस बात से प्रमाणित होती है कि विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य ने बजट संबंधी बहस के दौरान इसकी मदद ली। इस किताब के प्रकाशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय मुद्रा संबंधी शाही आयोग के समक्ष साक्षी देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां डॉक्टर अंबेडकर को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि आयोग के हर सदस्य के हाथ में उनकी यह किताब थी। न्यूयॉर्क के अध्ययन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर 2 बड़ी बातों से बहुत प्रभावित हुए। पहली, अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन से जो वहाँ की अश्वेत निग्रो जात के लोगों को स्वतंत्रता की घोषणा करता है, और दूसरी बुकर टी वाशिंगटन के जीवन से जिनका सन 1915 में देहांत हुआ था। वाशिंगटन निग्रो समुदाय के सुधारक व शिक्षक थे जिन्होंने निग्रो लोगों में टास्केगी इंस्टीट्यूट के जरिए शिक्षा का काफ़ी प्रचार किया और निग्रो लोगों को सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली। डॉक्टर भीमराव भारत के अछूत वर्ग की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए वैसा ही काम करना चाहते थे। देश भर में स्वराज व स्वदेशी की आवाज़ उठने लगी थी। क्रांतिकारी युवा ब्रिटिश शासन को हटाना चाहते थे।
आज़ादी के गीत गाते थे, लेकिन हमारे करोड़ों भाई स्वदेशी गुलामी का जीवन जी रहे थे। उनकी गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए मेरा मन तड़पता था। यहाँ न्यूयॉर्क के अध्ययन के सिवाय मुझे कुछ नहीं सोचता। अपने दुखी समाज के लिए स्वतंत्र देश के कानून सीखकर जिस कानूनों के बल पर विषमता से भरा समाज बनाया है, वह समाज, वह राज, वह कानून बदलकर समानता, स्वतंत्रता व बंधुता स्थापित करने वाला मार्ग मुझे खोजना था। मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, मौज मस्ती के लिए समय नहीं था। इस अन्यायी व विषमतापूर्ण समाज से हमें मुक्ति चाहिए। पहले विद्या की संजीवनी, फिर विषमता से संघर्ष। उस समय अमेरिका व इंग्लैंड में स्वतंत्र विचारों का संपन्न समाज था। जब मैं वहाँ भारत के जातीय भेदभाव व छुआछूत की बात कहता तो उन्हें बहुत ताजुब होता। उन्हें ये बात सच नहीं लगती थी। वे कहते थे, इंसान के बीच यह कैसा छुआछूत, पीने के पानी के लिए इतनी बड़ी पीड़ा, यह कैसे हो सकता है? पर यह सच था। भारत का व्यक्ति दुनिया में जहाँ जाता है, जाति या जातीय भेदभाव भी साथ ले जाता है। न्यूयॉर्क में रहते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पढ़ने के शौक के कारण लगभग 2000 पुरानी किताबें खरीद ली। पुस्तकें ही उनकी सबसे बड़ी दोस्त थी। वे अपने भोजन के पैसे बचाकर ये भूखे रहकर भी किताबें खरीदते थे। खरीदी गई 2000 किताबों को भारत भेजने की जिम्मेदारी एक मित्र को देकर वे लंदन चले गए। लेकिन कुछ समय बाद जब वे भारत पहुंचे तो उनमें से काफ़ी किताबें नहीं थी। उनका यही पुस्तक प्रेम आगे चलकर अपने बम्बई स्थित निवास राजगृह में विशाल लाइब्रेरी स्थापित करने में सफल रहा। किताबों का ऐसा विशाल और महत्वपूर्ण निजी पुस्तकालय भारत भर में किसी के पास नहीं था। न्यूयॉर्क में अपनी शानदार सफलता के बाद डॉक्टर अंबेडकर का मन लंदन की ओर आकर्षित हुआ, जो उस समय दुनिया में अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। जून 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीगर ने अंबेडकर के परिचय में लिखा कि भीमराव की इकोनॉमिक्स में जो विद्वानता है वह किसी प्रोफेसर से भी ज़्यादा है। इसके अलावा प्रोफेसर पियर्सन ने लिखा, एक युवक के रूप में उनका जीवन पुस्तकारों, प्रतिभा प्रदर्शनों व विद्वानता के अनेक उदाहरणों से परिपूर्ण था। वे किसी भी पुस्तक के पूरे पन्ने को एक बार अवलोकन से ही अपने मस्तिष्क में कभी न मिटने वाला फोटो उतार लेते थे, जिसका एक शब्द जो उनको रुचिकर होता था उनको पूरी तरह याद रहता था। और उनकी मानसिक स्थिति इतनी तेज विकसित थी कि कोई भी ऐसे शब्दों की वृद्धि उनके ज्ञान के विशाल भंडार में उलझन पैदा नहीं कर सकती थी। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि वह हर एग्ज़ाम जिसमें उन्होंने भाग लिया हमेशा प्रथम आए थे। अपना अध्ययन पूरा कर अमेरिका से विदा ली ज्ञान साधना से डॉक्टर अंबेडकर की ज्ञान की भूख दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वे लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते थे और बैरिस्टर भी बनना चाहते थे, लेकिन इधर बड़ौदा महाराज की स्कॉलरशिप का समय पूरा हो चुका था। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर सेलिंगमैन की सिफारिश के साथ एक प्रार्थना पत्र सयाजी राव गायकवाड़ा को लिखा कि 2 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप का समय बढ़ा दिया जाए। महाराजा ने 1 वर्ष के लिए अवधि बढ़ा दी, लेकिन खुशखबरी सुनने से पहले ही डॉक्टर अंबेडकर न्यूयॉर्क से जून 1916 में लंदन के लिए रवाना हो चुके थे। लंदन पहुंचते ही ब्रिटिश पुलिस ने उनके सामान की बारीकी से तलाशी ली। उन्हें शंका थी कि कहीं डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में लाला हरदयाल की भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली गदर पार्टी के मेंबर न हो। इससे पहले न्यूयॉर्क में अपनी रिसर्च भी ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण को उजागर करने में की थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार का शक भी कोई निराधार नहीं था। पुलिस को उनके सामान से ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में अक्टूबर 1916 में इकोनॉमिक्स में अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में और बैरिस्टर के कानून में अध्ययन के लिए ग्रेज इन में अपना एडमिशन कराया। उस समय दुनिया के प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ यहीं से निकलते थे, चूँकि डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर चुके थे। इसलिए लंदन यूनिवर्सिटी ने इनको सीधे एमएससी परीक्षा में बैठने की इजाज़त दे दी। इकोनॉमिक्स में उनका काफ़ी अच्छा चल रहा था। उनकी प्रगति को देखकर वहाँ के प्रोफेसरों ने अंबेडकर को डीएससी की डिग्री की तैयारी के लिए भी मंजूरी दे दी। वे रात दिन अपने काम में लग गए और
लंदन स्कूल ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम की विशाल लाइब्रेरी में जाकर ग्रंथ पढ़ने और नोट्स लिखने में जुट गए। अमेरिका की तरह लंदन में भी ज्ञान साधना शुरू हो गई। इन्हीं दिनों बड़ौदा के दीवान पद पर मनु भाई मेहता की नियुक्ति हुई। उन्होंने अंबेडकर को खबर भेजी कि आपकी छात्रवृत्ति की तय अवधि पूरी हो गई है, इसलिए आप भारत लौट आएं। यह जानकर अंबेडकर को भारी धक्का पहुंचा। उन्होंने महाराजा को फिर से अर्जी भेजी और लिखा कि लंदन में उनका अध्ययन काफ़ी प्रगति पर है और ऐसे अदबीज छोड़कर आना उनके लिए बड़ा वज्रपात होगा। लेकिन महाराजा ने इस बार छात्रवृत्ति अवधि बढ़ाने से मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर को भारी दुख हुआ। अब उन्होंने तय किया कि भारत जाकर पैसा कमाऊंगा और फिर लंदन आकर एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ की डिग्रियां हासिल करके रहूंगा। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी को प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें 4 साल में यह अध्ययन पूरा करने की स्वीकृति प्रदान करें। वहाँ के प्रोफेसर एडविन कैनान की दयालुता से यह अनुमति मिल गई कि 1917 से लेकर अगले 4 साल में यह अध्ययन फिर से शुरू कर पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव को वापस अपने देश लौटने की खुशी नहीं थी। उन्हें दुख था कि आर्थिक मुश्किलों के कारण उन्हें अपना महत्वपूर्ण अध्ययन बीच में ही छोड़कर वापस भारत जाना पड़ रहा है। उन्होंने अपने सामान, जिसमें कई दुर्लभ ग्रंथ हैं, का थॉमस एंड कुक नामक कंपनी से बीमा करवाया और भारत के लिए रवाना कर दिया। घर वालों को भारत आने की सूचना देकर केसर ए हिंद जहाज से जल मार्ग से बम्बई के लिए रवाना हो गए। उन दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। चारों ओर युद्ध व अशांति का माहौल था। जर्मन एयरफोर्स टॉर्पेडो से हमला कर जहाज़ों को समुद्र में डुबोया जा रहा था, इसलिए समुद्री यात्रा करना बहुत ही जोखिम भरा माना जाता था। एक दिन बम्बई में परिवार वालों ने अखबार में पढ़ा कि इंग्लैंड से भारत आने वाला एक समुद्री जहाज टॉर्पेडो समुद्र में डूब गया। अंबेडकर के परिवार में शोक का वातावरण बन गया। मित्रों ने भी काफ़ी चिंता की तो कईयों ने लंदन तार भेजे। आखिर समाचार मिला कि डॉक्टर अंबेडकर तो केसर ए हिंद जहाज से भारत आ रहे और जो हमले के कारण जहाज डूबा था वह दूसरा था। लेकिन डूबे हुए जहाज में डॉक्टर अंबेडकर का सामान था, जिसमें काफ़ी दुर्लभ किताबें थीं। उससे अंबेडकर को भारी दुख हुआ। डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को कोलंबो होते हुए बम्बई पहुँचे। परिवार के सदस्य व अन्य शुभचिंतक उनके बम्बई पहुंचने तक बहुत प्रसन्न हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंग्लैंड की स्थिति खराब हो रही थी। भारत में होम रूल की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार का रुख भी इस दिशा में नरम पड़ता जा रहा था और सरकार ने भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता सौंपने का मन बना लिया था। ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया। भारत के इतिहास में पहली बार अछूत समाज के कई संगठनों ने अपनी मांगे व निवेदन भी प्रस्तुत किए। भारत में दलित समाज के लोग भी हिंदू समाज के द्वारा अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। मद्रास के आदि द्रविड़ संघ व अन्य संगठनों ने मॉन्टेग्यू से निवेदन किया कि इसी तरह बंगाल के सर एम.जी. चंद्रावकर ने दलित वर्ग की दयनीय दशा में सुधार के लिए भेंट की। अंबेडकर के भारत आने के बाद उनके परिजनों, रिश्तेदारों व सामाजिक सुधारकों में खुशी हुई। डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षा के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों पर उनका सम्मान किया जाए, इसके लिए संभाजी वाघमरे व अन्य साथियों ने सभा की। लेकिन अंबेडकर ने यह कहकर अपनी मंजूरी नहीं दी, अभी तो मैं कुछ किया ही नहीं, फिर मेरा यह अभिनंदन किस लिए किया जाए। उन्होंने विनम्रता से ऐसे समारोह में आने के लिए मना कर दिया और आग्रह किया कि मेरे सम्मान समारोह के लिए जो पैसा इकट्ठा हो वह अछूत वर्ग के होनहार बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए उपयोग करें। बम्बई के चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट राय बहादुर चिमनलाल सीतलवाड़ ने इस समारोह की अध्यक्षता की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस सभा में नहीं पहुंचे। इसलिए सभा समाप्त होने पर कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उनका सम्मान किया। बड़ौदा सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटने पर बड़ौदा राज्य में 10 साल नौकरी करनी थी।
लंदन से लौटने पर वे कुछ दिन बम्बई रहे और फिर बड़ौदा जाने का विचार किया, लेकिन वहां जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा भी घटित हो जाता है जिसे वह न सौभाग्य कह सकता है न दुर्भाग्य। सुख और दुख दोनों ही एक ही घटना के द्वारा उसके जीवन में सहभागी बनकर आ जाते हैं। ऐसी ही घटना डॉक्टर अंबेडकर के साथ घटी। इधर बड़ौदा आने के लिए पैसे नहीं थे, तभी थॉमस कुक एंड कंपनी ने उन्हें 600 रुपये हर्जाने के रूप में दिए, जिस सामान का उन्होंने बीमा करवाया था। उन्होंने लंदन में जो 2000 दुर्लभ पुस्तकें खरीदी थी, वे सब जहाज के समुद्र में डूबने के कारण नष्ट हो गई थी। वे 600 रुपये उस घोर आर्थिक संकट में डॉक्टर अंबेडकर के बहुत काम आए। उनमें से आधे पैसे अपनी पत्नी को घर खर्च चलाने के लिए दिए और आधे पैसे खुद के खर्च के लिए रखे और बड़ौदा जाने की तैयारी कर ली। बड़ौदा महाराजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे अंबेडकर के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचे, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। उनके साथ बड़े भाई आनंद राव भी थे। महार अछूत का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। दरअसल बड़ौदा शहर में पहले से यह खबर फैल गई थी कि एक महार युवक यहाँ नौकरी पर आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा शहर पहुँचे, लेकिन रहने के लिए स्थान पाने के लिए पूरे शहर में भटकते रहे। जाति बताने पर सवर्ण लोग मना ही नहीं करते, बल्कि दुत्कार देकर बाहर निकाल देते थे। उनको किसी भी हिंदू और मुस्लिम होटल में जगह नहीं दी गई। चारों ओर दरवाजे डॉक्टर अंबेडकर के लिए बंद थे। किराए पर भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया, क्योंकि वे अछूत महार थे। बड़ौदा सरकार की ओर से भी उनके रहने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। आखिर उन्होंने अपनी जात छुपाकर एक पारसी सराय में नकली पारसी बनकर रहने का फैसला किया। उन्होंने अपना बनावटी पारसी नाम एदलजी सोहराबजी रखा और जहांगीर जी होटल वाला के पारसी होटल में रहने लगे। अंबेडकर को ऐसा बनावटी व्यवहार कतई पसंद नहीं था, लेकिन वहाँ की विकट मजबूरियों के कारण ऐसा करना पड़ा। पारसी मालिक को जब पता चला कि वह अछूत हैं, तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और यही नहीं, उनका सामान भी सड़क पर फेंक दिया। अंबेडकर इस अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गए। डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा महाराज के मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। महाराजा उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वित्त व अन्य विभागों का प्रशासनिक अनुभव भी कराना चाहते थे, इसलिए पहले मिलिट्री सचिव बनाया। इसके साथ ही रियासत के सेक्रेटरिएट के सवर्ण हिंदुओं में कानाफूसी होने लगी कि एक अछूत को सवर्ण हिंदुओं के सिर पर लाकर बैठा दिया है, जो सवर्ण हिंदुओं का अपमान है। सभी कर्मचारी अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर को घृणा, उपेक्षा व तिरस्कार की नज़र से व्यवहार करने लगे। इतने ऊंचे ओहदे पद पर आसीन देश विदेश से उच्च शिक्षा लिए अधिकारी को वहाँ के क्लर्क, मुंशी और यहाँ तक कि अनपढ़ चपरासी भी उनकी टेबल पर दूर से ही कागज पत्र व फाइलें फेंक कर देता था कि कहीं से वे अपवित्र न हो जाए। जब वे अपनी कुर्सी से उठकर जाते तो उनके नीचे बिछी दरी को भी समेट देते थे। ऑफिस में उन्हें कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं था। ऐसे अपमानजनक जहर का सबसे कड़वा घूंट भी उन्हें पीना पड़ा। वहाँ कर्मचारियों के साथ अधिकारियों का व्यवहार भी बहुत अमानवीय था। अफसरों का एक क्लब था जहाँ रियासत के अफसर खाने खेलने का शौक पूरा करते थे। डॉक्टर अंबेडकर भी क्लब जाने लगे, लेकिन वहाँ भी सवर्ण हिंदू अफसरों ने कहा कि वे यहाँ किसी खेल में भाग न ले और एक कोने में ही बैठ जाया करें। इस तरह अपमानित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने क्लब जाना भी छोड़ दिया। विडंबना यह थी कि क्लब में आने वाले पारसी व मुस्लिम अफसर भी छुआछूत करते थे। सवर्ण हिंदू अफसरों को गैर धर्मी पारसी व मुस्लिमों से कोई शिकायत नहीं थी, बस अछूत अंबेडकर से ही घृणा करते थे। चारों ओर के ऐसे घृणित माहौल के कारण डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते थे। साथ ही वहाँ से किताबें अपने निवास पर भी लाकर पढ़ते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिन महाराजा से मुलाकात कर सारी व्यथा सुनाई और निवेदन किया कि उनके आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। महाराजा व मुख्यमंत्री ने इसके लिए भरोसा दिलाया, लेकिन
जातिवादी मानसिकता से भरे लोगों के बीच यह आसान नहीं था। महाराजा को भी सवर्ण अफसरों ने गुमराह कर रखा था। आखिर एक दिन मंत्री ने भी अपनी मजबूरी बताकर आवास की व्यवस्था करने से मना कर दिया। इस दौरान एक अपमानजनक घटना ने तो डॉक्टर अंबेडकर को मानो तोड़कर ही रख दिया। वे पारसी सराय में बनावटी पारसी बनकर रह रहे थे। सारे बड़ौदा में यह बात आग की तरह फैल गई कि महाराजा के सेक्रेटेरिएट में एक अछूत को सेक्रेटरी पद पर बैठाया गया है। सराय के पारसियों को भी असलियत मालूम हो गई और हिंदुओं ने और भड़का दिया। इसके बाद जो अपमानजनक घटना हुई, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अखबार जनता के 23 मई 1930 के अंक में इस प्रकार लिखा। मैं भोजन कर ऑफिस जाने के लिए पारसी होटल से बाहर निकला ही था कि हाथों में लठ लिए 15-20 लोग मुझे मारने के लिए वहां आ धमके। मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, हिंदू हूँ। लेकिन इस उत्तर से उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम कुख्यात धोखेबाज, हम जानते हैं तुम एक घृणित अछूत हो और फौरन सराय से निकल जाओ। उस समय मेरे धैर्य ने पूरा साथ दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे 8 घंटे का माहौल देवे, मैं सराय छोड़ दूंगा। उन्होंने हाँ भर दी, लेकिन मैं दिन भर आवास के लिए भटकता रहा, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला, लेकिन अलग अलग बहाने बनाकर मुझे टरका दिया। मैं इस व्यवहार से बहुत दुखी था। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुरी तरह थका हुआ था। भूख व प्यास के मारे मैं सराय से सामान लेकर निकल पड़ा। आखिर मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब मानो आगे अंधियारा था, आशा की कोई किरण नहीं नजर आ रही थी। एक निडरसाहसी, स्वाभिमानी व विद्वान शख्स धर्म की अमानवीय व घृणित जाति व्यवस्था के आगे असहाय था। लेकिन इस घटना से उनके मन में व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला तेज धधकने लगी। मुझे सराय से बाहर खदेड़ दिया गया। अपने सामान के साथ मैं रास्ते पर आ गया। एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसा अपमान हो रहा है तो गांव में रहने वाले मेरे गरीब भाइयों पर क्या बीतती होगी। हमारे पुरखों ने कई युद्ध लड़े हैं, रण संग्राम में कई बार जीते हैं, अपने स्वामी को जिताकर ताज पहनवाया है। हम ब्रोकन मैन हैं। मन में ऐसे विचार आए और वीर रस का संचार हुआ। कौम की बहादुरी के गौरव का एहसास हुआ और प्रण किया कि अछूतपन का यह कलंक मिटा कर रहूँगा, नहीं तो अपने आप को गोली मार दूंगा। आज उस स्थान को बड़ौदा में संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसे असहनीय अपमान के बीच अंबेडकर के लिए बड़ौदा राज्य में नौकरी करना आगे मुश्किल था। आखिर काफ़ी सोच समझकर वह नवंबर 1917 को वापस बम्बई आ गए। बम्बई में गुरु कृष्णा जी केलुस्कर से मिलकर उन्होंने सारी करुणा व्यथा सुनाई। प्रोफेसर जोशी, जो केलुस्कर के मित्र थे और बड़ौदा में ही रहते थे, प्रोफेसर जोशी ने अपने प्रगतिशील विचारों का हवाला देते हुए बोले कि मैं छुआछूत को नहीं मानता और डॉक्टर अंबेडकर मेरे घर रह सकते हैं। केलुस्कर ने अंबेडकर को कहा, आप बड़ौदा जा सकते हैं, आपकी रहने की समस्या का समाधान हो गया है। वह केलुस्कर की चिट्ठी लेकर फिर से बड़ौदा के लिए रवाना हुए। भीमराव का बड़ौदा में काफ़ी अपमान हो चुका था। वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बड़ौदा वापस आना उनकी इस प्रकृति के अनुकूल नहीं था, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह थी। दरअसल वह ईमानदार, मेहनती व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वह एक एहसान फरामोश नहीं थे। अपने मान अपमान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहे। वह बड़ौदा महाराज के द्वारा दी छात्रवृत्ति के एहसान को बहुत बड़ा मानते थे और उनके साथ किए एग्रीमेंट के तहत ही बड़ौदा रियासत में नौकरी करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसी कारण बीए करने के बाद अपने पिता की इच्छा के खिलाफ वे बड़ौदा राज्य में नौकरी करने के लिए गए थे। अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी वे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे। यदि महाराजा द्वारा आर्थिक सहायता का यह बड़ा एहसान नहीं होता तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति, जिसने जीवन में ब्रिटिश या कांग्रेस सरकार की नौकरी या मंत्री पद की भी कभी परवाह नहीं की, वह बड़ौदा सरकार की नौकरी के लिए इतना अधिक कैसे झुक सकता था। हालांकि बार बार निवेदन के बावजूद भी वहां आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अपने कर्तव्यों को याद करते हुए प्रोफेसर जोशी के नाम केलुस्कर की चिट्ठी लेकर अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे। उधर
केलुस्कर ने प्रोफेसर जोशी को चिट्ठी लिखकर सूचना दे दी थी कि अंबेडकर फला गाड़ी से बड़ौदा पहुंच रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे तो यह उम्मीद कर रहे थे कि प्रोफेसर जोशी का नौकर आएगा और सामान उठाकर उनके घर की ओर चलेंगे। नौकर आया जरूर, लेकिन भीमराव का सामान उठाने की बजाय एक चिट्ठी पकड़ा दी जिसमें प्रोफेसर जोशी ने लिखा था, आप मेरे घर ना आए। मैं छुआछूत नहीं मानता, लेकिन मेरी पत्नी पुराने विचारों की है। वह आपको मेरे घर में रहने को कतई पसंद नहीं करेगी। डॉक्टर अंबेडकर पर मानो चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। आशा की जो एक धुंधली किरण नजर आ रही थी वह भी टूट गई। आखिर विवश होकर वह बड़ौदा स्टेशन से ही वापस बंबई लौट आए। इस प्रकार एक समाज सुधारक, कुशल राजा व दयालु लेकिन धर्म की जाति व्यवस्था के आगे मजबूर विद्वान ने महाराजा के राज्य की राजधानी से हमेशा के लिए विदा ले ली। इसमें कोई शक नहीं कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक दयालु प्रवृत्ति के प्रगतिशील व्यक्ति थे। समाज की उपेक्षित वर्ग के कल्याण में उनकी रुचि भी थी। उस समय पूरे देश में सयाजीराव गायकवाड़ के कारण ही बड़ौदा रियासत समाज सुधार के कानून की पालना के लिहाज से सबसे आगे थी। महाराजा स्वयं तो प्रगतिशील व समाज सुधारक थे, लेकिन रियासत के नुमाइंदे व प्रजा घोर जातिवादी व रूढ़वादी थी। इसी कारण रियासत के कट्टर रूढ़वादियों के आगे महाराजा की भी नहीं चली और अंबेडकर के लिए आवास की व्यवस्था के साथ मानवीय माहौल नहीं बनवा सके। बड़ौदा रियासत में भीमराव का जो घोर अपमान हुआ, वह रियासत, हिंदू समाज, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए एक शर्म की बात थी। लेकिन इस अमानवीय व्यवहार की घटनाओं ने देश के गरीब, पीड़ित व वंचित समाज को इस व्यवस्था से बाहर निकालकर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए अंबेडकर को और अधिक दृढ़ संकल्प वाला बना दिया। व्यवस्था के प्रति उनका विद्रोह दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर पग पग पर अपमानित होते रहे, लेकिन वे अपने उद्देश्यों से कतई विचलित नहीं हुए। समाज के कड़वे अनुभवों, कष्टों व दुखों से उन्हें नई प्रेरणा मिली। अपमान की हर घटना उनको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। बड़ौदा में उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार के बाद उन्होंने तय कर यह संकल्प लिया कि वे हिंदू समाज में फैले अत्याचार व अन्याय का विरोध कर छुआछूत के खात्मे के लिए आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने विचार किया कि यदि उनके जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ एक अछूत होने के कारण पशुओं से भी बदतर व्यवहार होता है, तो देश के करोड़ों अन्य अछूत भाइयों का क्या हाल होता होगा। यदि मैं छुआछूत के खात्मे के लिए कुछ नहीं कर सका और अपने अछूत भाइयों को उनके मानवीय अधिकार नहीं दिला सका, तो मेरी ज्ञान साधना का उन लोगों के लिए क्या लाभ होगा और जीवन की सार्थकता ही क्या होगी। अपने इरादों का वह पक्का मसीहा अपने जीवन के इसी महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता गया। इन्हीं दिनों भीमराव की सौतेली माँ जीजाबाई का बीमारी के कारण देहांत हो गया। उन्होंने माता का क्रियाकर्म विधि पूर्वक किया। नवंबर 1917 में डॉक्टर अंबेडकर वापस बंबई आए तो वहां देश के विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक माहौल तेज हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दलित वर्ग को लुभाना चाहती थी। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार किया तो अछूतों के लिए भी मांग उठने लगी। दलितों की दयनीय दशा पर किसी का ध्यान नहीं था। कांग्रेस को कांग्रेस लीग करार हेतु दलितों से समर्थन की जरूरत थी, इसलिए एकाएक दलितों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। इसके लिए अछूत समाज ने 2 सम्मेलन आयोजित किए। सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुए जिनमें 2 प्रमुख थे। यह मांग की गई कि अछूतों को अपने प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में चुनने का अधिकार मिले। दूसरा, कांग्रेस लीग करार को समर्थन दिया जाए तथा इस बात पर जोर दिया गया कि अछूतों पर होने वाले जुल्म व शोषण को दूर करने के लिए सवर्ण हिंदुओं पर कांग्रेस दबाव डालने का प्रस्ताव पास करे। सभाओं में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सवर्ण हिंदुओं के हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं दी जाए और अछूतों को अधिकार दिया जाए कि वे अपना प्रतिनिधि खुद चुने। पहले सम्मेलन में अपनी सौतेली माँ जीजाबाई के देहांत के कारण डॉक्टर अंबेडकर भाग नहीं ले सके। इसके अलावा उसका आयोजन कांग्रेस द्वारा करवाया गया था। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस लीग योजना स्वीकार नहीं थी।
उसमें कई दोस्त थे जिसे विद्वान अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे, इसलिए दूसरे अस्पृश्य समाज सम्मेलन में नहीं गए। इसी कड़ी में 19 मार्च 1918 को बम्बई में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन के अध्यक्ष बड़ौदा नरेश ने कहा कि विज्ञान के सामने अज्ञानतापूर्ण व अमानवीय परंपराओं व जाति अभिमान का कोई अर्थ नहीं है। सामाजिक नवनिर्माण की दिशा में मनुष्य द्वारा पैदा की गई छुआछूत की कुव्यवस्था का खात्मा जरूरी है। उन्होंने धर्म परिवर्तन के होने वाले खतरों को भांपकर आगे कहा कि हमें अपने धर्म में व्यवहारिक सुधार कर अछूतों की समस्या हल करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। दरअसल वह हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के प्रति आशंकित थे, वह इसके विरोधी थे। अपनी योग्यता व बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का अवसर कब आएगा वह इसका इंतजार कर रहे थे। इधर डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन यूनिवर्सिटी से MSc, DSc व ग्रेज इन की बैरिस्टर डिग्री का अधूरा रह गया अध्ययन भी पूरा करने का मन बना लिया। वापस लंदन जाने से पहले पैसा कमाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए बम्बई में ही नौकरी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उनका अछूत होना ही उनके आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। उन जैसे उच्च शिक्षित व्यक्ति को भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। वकालत करने का भी विचार आया, लेकिन इसके लिए पहले बैरिस्टर की डिग्री हासिल करना चाहते थे। इन्हीं दिनों न्यूयॉर्क में अपने साथ पढ़े अपने पुराने पारसी मित्र नवल मथेना की मदद से 2 छात्रों की ट्यूशन लेने का मौका मिला। दावर्स कॉलेज के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स व बैंकिंग पढ़ाते थे। 150 रुपये महीने में के मिल जाते थे। आर्थिक तंगी भारी संकट बन गया था। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स के ज्ञान के आधार पर लोगों को स्टॉक मार्केट और शेयर की जानकारी देने के लिए एक कमर्शियल कंपनी शुरू कर दी। स्टॉक एंड शेयर्स एडवाइजर्स नामक कंपनी के द्वारा बड़े व्यापारियों और व्यापारी कंपनियों को आर्थिक सलाह देने का काम शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र के विद्वान थे, इसलिए आय भी अच्छी होने लग गई। लेकिन यहाँ भी जाति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद ज्यों ही गुजराती व मारवाड़ी व्यापारियों को मालूम हुआ कि एक सलाहकार कंपनी एक अछूत की है, तो सबने वहाँ आना बंद कर दिया। एक अछूत से व्यापारिक सलाह लेना किसी को भी मंजूर नहीं था। आखिर वह कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके बाद एक अमीर पारसी व्यक्ति के यहाँ पत्र व्यवहार व हिसाब किताब रखने का काम करने लगे। इस प्रकार जैसे तैसे कुछ कमाई कर घर खर्च जुटाने के लिए वे संघर्ष करते रहे। 1-1.5 साल तक ऐसी मुश्किल हालातों में जीवन व्यतीत करते रहे। परिवार का खर्चा भी जैसे तैसे चल रहा था। उन्हें दुख हो रहा था कि धन की कमी के कारण वे लंदन नहीं जा पा रहे थे। धन कमाने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जाति का पहाड़ बाधा बन जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने बौद्धिक क्षमता के सहारे जगत को जीतने का संकल्प नहीं छोड़ा। इसी समय उन्होंने बेर्ट्रैंड रसेल की किताब सामाजिक पुनर्संरचना के तत्व पर एक समीक्षात्मक लेख जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स सोसाइटी की पत्रिका में लिखा। इसमें उन्होंने रसेल के कथन को उचित बताते हुए लिखा कि युद्ध का खात्मा सिर्फ बुद्धि के बल पर आह्वान करने से नहीं होता, बल्कि जीवन की ओर देखने वाली सृजनात्मक प्रवृत्तियों के संवर्धन से ही हो सकता है। हमारी ऊर्जा का उपयोग विनाश के बजाय सृजन में होना चाहिए। इन्हीं दिनों अमेरिका में लिखा हुआ प्रबंध कास्टेज इन इंडिया प्रकाशित कराया और एक नया ग्रंथ स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज लिखकर भी प्रकाशित करवाया, जिसमें जोर दिया गया कि भूमि का एकत्रीकरण करने से पहले औद्योगिकरण बहुत जरूरी है। लेकिन इन किताबों से भी उन्हें इतना पैसा नहीं मिला जिससे वे आप वापस लंदन जाकर अपना अध्ययन पूरा कर सके। जिंदगी की इन मुश्किल हालातों में सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा था। अब वे अपना अधिकतर समय बम्बई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर व्यतीत करने लगे। उनका मन बार बार वापस लंदन जाकर पढ़ाई करने का करता था। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि बम्बई के सरकारी सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर की जगह खाली है। उन्होंने फौरन 5 दिसंबर 1917 को
अपनी अर्जी भेज दी। इस कॉलेज की स्थापना बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम के नाम पर हुई थी और लंदन में डॉक्टर अंबेडकर का लॉर्ड सिडेनहम से परिचय हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सिडेनहम को पत्र लिखकर आग्रह किया कि आप मेरी सिफारिश करें। एक पोस्ट के लिए 11 उम्मीदवार थे और वहाँ के प्रिंसिपल अवस्थी आर्यन जोशी को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड से प्रोफेसर एडविन की राय में कहा कि विद्यार्थियों को पास कर आगे बढ़ाने के लिए अंबेडकर अपने ज्ञान का सारा खजाना उनके सामने उड़ेल देंगे। लॉर्ड सिडेनहम ने पूरी तरह से अंबेडकर के चयन की सिफारिश की। इसके साथ ही उनका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया और 11 नवंबर 1918 को डॉक्टर अंबेडकर 450वें मासिक तनख्वाह पर सिडेनहम कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इससे परिजनों, रिश्तेदारों व मित्रजनों को काफ़ी खुशी हुई। बड़ी बात यह थी कि इससे पैसा कमाकर डॉक्टर अंबेडकर का लंदन जाना आसान हो गया। प्रोफेसर की नियुक्ति पर अंबेडकर ने अपने गुरु केलुस्कर जी को लिखा, स्वजनों के उद्धार के लिए मैं अपना जीवन बिताऊंगा और मेरे संकल्प के मार्ग में बाधा पहुंचाने वालों का किसी प्रकार का बंधन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। शुरू में वहां के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर अंबेडकर की नियुक्ति को अछूत होने के कारण गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लास में पढ़ाना शुरू किया तो मानो चमत्कार ही हो गया। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, उनके ज्ञान का विशाल भंडार, गहरा अध्ययन, समझाने की विशेष शैली के कारण विद्यार्थी कक्षा से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और वे बहुत जल्दी विद्यार्थियों के प्रिय प्रोफेसर बन गए। यहाँ तक दूसरे कॉलेजों के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट डॉक्टर अंबेडकर के लेक्चर सुनने के लिए क्लास में आते थे। उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स इतने पर्याप्त होते थे कि इकोनॉमिक्स की दूसरी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसे विद्वान व लोकप्रिय प्रोफेसर का यहाँ भी जात पीछा नहीं छोड़ रही थी। शिक्षा के इस कथित मंदिर में भी रूढ़वादी व जातिवादी मानसिकता के कुछ गुजराती प्रोफेसर मौजूद थे, जो अंबेडकर को सभी प्रोफेसरों के लिए रखे हुए मटके से पानी नहीं पीने देते थे। प्रोफेसर की नौकरी डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी मकसद नहीं था, यह तो आर्थिक मजबूरियों के कारण एक साधन मात्र था। अब तो वे समाज में धर्म व जात के नाम पर हो रहे जुल्म व अन्याय व अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। इसके लिए अब उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में लोगों से मेल जोल भी बढ़ा लिया था। इसी कड़ी में बम्बई में अछूत समाज के ही मजदूर से महान क्रिकेट खिलाड़ी तक पहुँचे पी बालू के सम्मान के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया। अभिनंदन पत्र में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, अन्याय से दबाए गए निम्न समाज में आप जैसे वीर पैदा हुए हैं, जो हिंदू समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमारे समाज की तेजस्विता और प्रतिभा का यह परिचायक है। दरअसल उस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद भी पी बालू को टीम का कप्तान नहीं बनाया, जिसका दुख भी अंबेडकर ने अभिनंदन पत्र में प्रकट किया। इसके बाद भी पी बालू को अपनी कोशिश से बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक जगह पर नियुक्त करवा दी। सिडेनहम कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर के प्रोफेसर बन जाने से उनकी पत्नी रमाबाई को काफ़ी प्रसन्नता व संतोष हुआ। उन्हें लगा कि अब तो घर गृहस्थी का खर्च अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन एक दिन डॉक्टर अंबेडकर ने उनको समझाया कि घर की गाड़ी बहुत ही किफ़ायत से चलाना, क्योंकि 2 साल बाद मुझे लंदन जाना है, जिसके लिए रुपये जमा करना है। रमाबाई बहुत ही सीधे सरल स्वभाव की गृहिणी थी और पति की यह हिदायत सुनकर उनका उत्साह कम हो गया। विवाह के समय वह बिल्कुल अनपढ़ थी। बाद में भीमराव ने उनको साधारण पढ़ना लिखना सिखाया था। सुख दुख में साथ निभा रही रमाबाई को अपने विद्वान पद पर बहुत ही गर्व था। वह डॉक्टर अंबेडकर के अध्ययन व उद्देश्यों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, इसलिए लंदन जाने का विचार उन्हें अच्छा नहीं लगा। साधारण गृहिणियों की तरह वह भी चाहती थी कि पति घर में रहे और परिवार व गृहस्थी की ओर ध्यान दे, लेकिन वह अपने विद्वान पद की महत्वाकांक्षा व उद्देश्यों से वाकिफ नहीं होने के कारण कभी कभी बुरा भी मानती थी।
डॉक्टर अंबेडकर का ज़्यादातर समय पुस्तकें पढ़ने में बीतता था, तो रमाबाई को यह बात भी खटकती थी। वह सहज स्वभाव की सहभागी अपने पति को बहुत बाद में समझ पाई। शिक्षा, रुचि और विचार की दृष्टि से पति पत्नी में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान व प्रेम था। डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को बहुत चाहते थे और प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। एक बार किसी अछूत छात्र के रिश्तेदारों को मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर हैं, तो वह प्रोफेसर अंबेडकर से उस छात्र को पास कराने के लिए अनुरोध करने आए। उसे लगा कि अंबेडकर सिर्फ इसी कारण पास कर देंगे कि वह अछूत समाज से हैं, लेकिन अंबेडकर से ऐसी उम्मीद करना बेकार थी। उन्होंने रिश्तेदार को साफ कह दिया, यदि मैं चाहूँ तो इसे पास कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यह काम शोभा नहीं देगा। फिर इस तरह की सिफारिश के लिए आना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अछूत वर्ग का विद्यार्थी भी कर्तव्य व बुद्धिमानी के लिहाज से किसी से पीछे नहीं रहे और दूसरों की तरह वह भी आदर्श विद्यार्थी बने। अपने वसूलों के पक्के बाबा साहब की यह प्रेरणादायी विचार सुनकर वह व्यक्ति चला गया। इधर भीमराव के बड़े भाई आनंदराव कई दिनों से बीमार चल रहे थे और बम्बई में ही रह रहे थे। हवा पानी बदलने तथा और इलाज के लिए उनके ससुराल भेज दिया। वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा और आनंदराव का नवंबर 1917 में ससुराल में ही निधन हो गया। अब तक आनंदराव ही परिवार को संभालते थे और भीमराव परिवार की चिंता से मुक्त थे। सारी देखभाल वही करते थे। उनके देहांत से परिवार को बड़ा धक्का लगा। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में दुखों के दिन पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक मुश्किल हालात से उबरते तो दूसरा संकट पैदा हो जाता, लेकिन धैर्य, साहस व शांत मन से इन सारी विकट परिस्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इधर बड़ौदा रियासत के अफसरों ने डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखा कि एग्रीमेंट के अनुसार आपको रियासत में नौकरी करनी थी, इसलिए रियासत की ओर से दी गई स्कॉलरशिप के पैसे जल्दी ही लौटा दें। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। जातवादी मानसिकता से भरे वे अफसर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सिडेनहम कॉलेज के प्रिंसिपल से और बम्बई सरकार के शिक्षा विभाग से भी डॉक्टर अंबेडकर की शिकायत कर दी। जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ा को रियासत के अफसरों की इस हरकत का पता चला तो कह दिया कि वे अब ऐसा नहीं करें। इन्हीं दिनों महाराष्ट्र में कोल्हापुर के छत्रपति साहूजी महाराज अपनी रियासत में अछूतों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला रहे थे। वे दलित वर्ग में शिक्षा के प्रचार, सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास मिटाने तथा ब्राह्मणों के वर्चस्व व गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे थे। वे जाति व्यवस्था के विनाश व पंडे पुजारियों की लूट से आज़ादी की कोशिश कर रहे थे। मानवीय गुणों से परिपूर्ण महाराजा ने बहुत से अछूतों को अपने प्रशासन में सम्मानजनक पदों पर रखा। यही नहीं, व्यक्तिगत नौकरी में भी अछूतों को रखा। जो दलित थोड़े पढ़े लिखे थे उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर वकालत करने के प्रमाण पत्र दिए। वे जनता के बीच अछूतों के साथ भोजन करते थे। उन्होंने अछूत छात्रों के लिए मुफ्त में शिक्षा, आवास व भोजन की व्यवस्था की। उनके प्रिय हाथी का महावत भी अछूत ही था और महाराजा को हाथी का सवार होकर गर्व होता था कि उनका महावत निम्न वर्ग का है। जब अंबेडकर प्रोफेसर थे तो मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत बनी कमेटी भारत की विभिन्न जातियों से मताधिकार के बारे में पूछताछ कर रही थी। अछूत वर्ग की ओर से कर्मवीर शिंदे व अंबेडकर ने गवाही दी। इस संबंध के उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के बम्बई संस्करण में लिखा, स्वराज जैसे ब्राह्मणों का अधिकार है वैसा ही वह अछूतों का भी है। इसलिए उच्च वर्ग के लोगों का यह पहला कर्तव्य है कि वे दलितों को शिक्षा देकर उनका मनोबल और सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करें। जब तक यह नहीं होगा तब तक भारत का स्वतंत्रता दिन बहुत दूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सन 1919 में कोल्हापुर निवासी दत्तोबा पवार के माध्यम से अंबेडकर को दयालु महाराजा राजर्षि साहू महाराज से मिलने का सुअवसर मिला। वे
अंबेडकर जैसे प्रतिभावान युवा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। साहू महाराज ने आर्थिक सहायता देकर अंबेडकर को एक मासिक अखबार निकालने को कहा, जिसमें अछूतों की भावनाएं, पीड़ाएं व उनके कल्याण की चर्चा हो। अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक, गुंगों का नेता नामक मराठी मासिक अखबार शुरू किया। पांडुरंग नंदराम को संपादक नियुक्त किया, लेकिन सारा कामकाज अंबेडकर ही करते थे। यह अछूतों के आंदोलन का मुखपत्र था, लेकिन उस समय चारों ओर इनके खिलाफ माहौल था। जातवादी अन्याय हर ओर था। बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार ने मूक नायक के बारे में 2 शब्द लिखना तो दूर, पैसे लेकर उनका विज्ञापन छापने से भी मना कर दिया, जबकि तिलक राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। मूक नायक के पहले 13 अंकों में अंबेडकर ने ही प्रमुख लेख लिखे। उन्होंने पहले ही अंक में अखबार का उद्देश्य बताते हुए बौद्धिक, सभ्य, सरल लेकिन आक्रामक रूप से हिंदू समाज की बुराइयों पर करारी चोट की। उन्होंने लिखा, भारत एक ऐसा देश है जो विषमता का मायका है, वह असमानताओं का देश है। हिंदू समाज एक ऐसी मीनार के समान है जिसमें अनेक मंजिलें हैं, लेकिन उसमें प्रवेश के लिए कोई द्वार नहीं है। जो व्यक्ति जिस मंजिल में पैदा होता है उसे उसी में मरना होता है। निचली मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना ही लायक क्यों ना हो, उसे ऊपर की मंजिल में जगह नहीं मिलती है, और ऊपर की मंजिल का व्यक्ति कितना ही नालायक क्यों ना हो, उसे नीचे धकेलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हिंदू समाज व्यवस्था के 3 भाग हैं, ब्राह्मण, अब्राह्मण तथा अछूत। यदि ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है तो व्यवहार में ऊंच नीच व छुआछूत क्यों करते हैं। अंबेडकर ने आगे लिखा कि शिक्षा को केवल उच्च वर्गों, विशेषकर ब्राह्मणों को ही बपौती बना दिया गया है और दूसरों को उससे वंचित रखा गया है। अंततः दलित वर्ग की दास्ता गरीबी और अज्ञान से मुक्ति के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने अछूतों की सामाजिक स्वतंत्रता तथा समानता के लिए जोरदार वकालत की। बाद में मूक नायक दलित हितों का सजग प्रहरी बन गया। मूक नायक में ही एक अन्य लेख में अंबेडकर लिखते हैं, भारत के स्वतंत्र होने से सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें हर नागरिक के धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार समान हो। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के पर्याप्त व बराबर अवसर मिले। अंग्रेजी राज के खिलाफ उठाई गई आवाज़ यदि ब्राह्मणों के मुख से एक शोभायान होती है, तो ब्राह्मणी राज के खिलाफ उठाई गई किसी अछूत व्यक्ति की आवाज़ 1000 गुना शोभायान होगी। और ऐसा स्वराज आना चाहिए जिसमें थोड़ा हमारा भी राज्य हो। डॉक्टर अंबेडकर सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहाँ ज़्यादा समय नहीं हुआ था। आर्थिक संकट अभी भी मौजूद था। वापस लंदन भी जाना था। पिताजी के बाद परिवार का बड़ा सहारा बड़ा भाई आनंदराव भी उनसे बिछुड़ गया था। कई पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक मजबूरियां थीं, इसलिए हिंदू जात व्यवस्था अन्याय व शोषण के खिलाफ पूरी तरह से चोट भी नहीं कर पा रहे थे। वे अपने आप को समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। समाज सुधार आंदोलन के कारण कोल्हापुर के साहू जी महाराज के साथ अंबेडकर के संबंध अब मजबूत होने लगे थे। अछूतों में शिक्षा तथा जन जागृति के लिए डॉक्टर अंबेडकर को साहू जी महाराज ने 2500 रुपये अनुदान दिया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। इसी कड़ी में 21 मार्च 1990 को कोल्हापुर राज्य के माण गांव में अछूतों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंबेडकर ने की। सभा में कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, मेरे राज के बहिष्कृत प्रजनों व भाइयों, तुम्हें अब सच्चा नेता अब मिल गया है। डॉक्टर अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हारी छुआछूत व गुलामी की बेड़ियां जरूर तोड़ेगा। इतना ही नहीं, मेरी अंतरात्मा कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भारत के नेता के रूप में उभर कर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रकाश फैलाएंगे। माण गांव में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का पहला पब्लिक भाषण दिया था। 1 घंटे के भाषण में कहा, अछूत वर्ग की प्रगति के लिए साहू जी महाराज द्वारा जो कार्य किए जा रहे वे अमूल्य हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी वे इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे। महाराज ने जिस काम का आह्वान किया है उसे पूरा करने का मैं वचन देता हूँ।
उन्हें यह भी भरोसा दिलाता हूँ कि इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा और अपना जीवन इसी काम को पूरा करने के लिए व्यतीत करूंगा। भाषण में शिक्षा के प्रचार को बढ़ावा देने व सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया। सभा के बाद महाराजा ने एक सर्वजाति भोग का आयोजन किया, जिसमें उनके अलावा उनके कई जागीरदारों, सरदारों व अफसरों ने अछूतों के साथ बैठकर भोजन किया। इसी कड़ी में मई 1920 में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति साहू जी महाराज की अध्यक्षता में नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का विशाल सम्मेलन हुआ। इसमें अंबेडकर ने अन्य दलित नेता कर्मवीर सिंधे के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अछूतों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधान परिषद के चुने हुए सदस्य करें, यानी सरकार व अछूत मतदाता नहीं करें। भीमराव ने सिंधे के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि अछूतों को अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। इस सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया कि अछूतों के प्रतिनिधि अछूतों के वोटों द्वारा विधान परिषद में चुनकर आए। इससे अस्पृश्य समाज की आंखें खुल गई और अनुभव किया कि अब हिंदू संस्थाओं के भरोसे अछूतों का कल्याण संभव नहीं है। सभा से दलितों में नया उत्साह पैदा हुआ। इस सम्मेलन के दिन नागपुर के महाराजा रघुजी भोसले परिवार के साथ शहर से बाहर चले गए। दरअसल उन्हें डर था कि अछूतों के इस सम्मेलन में छत्रपति महाराज पधार कर अछूतों के साथ बैठकर भोजन करेंगे और उन्हें भी मजबूरी में पंगत में बैठना पड़ेगा। नागपुर में हुए दलित सम्मेलन में अंबेडकर को एक नया मंच प्रदान किया। इससे पहले डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन के तहत चल रहे अछूतोद्धार आंदोलन को अपनी ओर मोड़ लिया। उन्होंने दलितों का आह्वान किया कि वे संगठित हो जाएं ताकि अन्याय व अत्याचार का मुकाबला अच्छी तरह से कर सके। अब भीमराव की इच्छा इस दिशा में काम करने की प्रबल हो गई। अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत में उन्होंने अछूतों को संगठित करने की कोशिश की। ऐसी शुरुआत से कोल्हापुर नरेश अंबेडकर से बहुत प्रभावित थे। एक दिन तो वह बिना पूर्व सूचना के अंबेडकर के घर पहुंच गए। उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि महाराजा उनके घर भी आएंगे। महाराज जब उनके घर पहुंचे तो अंबेडकर को अचंभा हुआ। पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। उन्होंने जल्दी ही कपड़े पहने और महाराजा का स्वागत किया। डॉक्टर अंबेडकर को प्रोफेसर के पद पर तनख्वाह तो अच्छी मिलती थी, लेकिन फिर भी वे मजदूर विभाग में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल के 2 कमरों में ही रहते थे। वे बहुत संभल कर पैसे खर्च करते थे। वे सादगी और मितव्ययिता से रहते थे। अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को रमाबाई के रूप में पत्नी भी महान मिली। रमाबाई बहुत ही सरल स्वभाव की थी। साध्वी त्यागी रमाबाई ने दिन रात अध्ययन में रत अपने समाज की दशा सुधारने में मन लगाने वाले अपने पति की गृहस्थी की गाड़ी बेहद अभाव व असहनीय कष्टों में भी खींचा था। अपने विवाह से अब तक के दिन बहुत ही परिश्रम व तकलीफों से गुजारे थे, लेकिन कभी उप तक नहीं किया। पग पग पर घर में आई मुश्किलों में भी बड़े परिवार को संभाले रखा, परिवार की एकता को बनाए रखा। अपने जेठ आनंदराव के देहांत के बाद भाभी व उसके बेटे को भी रमाबाई ने अपने साथ ही रखकर पालन पोषण किया। इतने आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने कोई विवाद नहीं खड़ा किया, कोई शिकायत नहीं की, कोई मांग नहीं की, कभी कड़वे शब्द नहीं बोले। वह हर दुख भरे हालात को पति के उज्जवल भविष्य तथा परिवार की एकता के लिए सहन करती रही। परिवार में घटित होने वाली छोटी चिंताजनक घटनाओं के बारे में वह अपने पति को कभी नहीं बताती थी, क्योंकि उससे उनके पति साहब की पढ़ाई में व्यवधान पड़ सकता था। वह धर्मपरायण महिला थी, विवाह के समय अनपढ़ थी, लेकिन भीमराव की कोशिश से उन्होंने थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लिया था। वह व्रत उपवास भी रखती थी तथा अपने पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए प्रार्थना करती थी। आर्थिक तंगी के कारण बहुत ही किफ़ायत से घर खर्च चलाती थी। उस महान महिला की हर समय यही कोशिश रहती थी कि उसके पति को उच्च अध्ययन में कोई बाधा न पड़े। डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका जा रहे थे तब रमाबाई गर्भवती थी। उनके बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गंगाधर रखा, लेकिन बीमारी के कारण वह बहुत कम उम्र में ही चल बसा।
दूसरा बेटा यशवंत भी अक्सर बीमार रहता था, लेकिन रमाबाई घर परिवार की शांति व पति के भविष्य के लिए सारे कष्टों को सहती रही। डॉक्टर अंबेडकर सरकारी सिडेनहम कॉलेज में अस्थायी प्रोफेसर थे, इसलिए वहां नौकरी करते हुए राजनीति में भाग नहीं ले सकते थे, यानी दोनों काम साथ साथ करने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण वहां के एक प्रोफेसर छगला को वापस नहीं लिया गया, क्योंकि वे राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। जब अंबेडकर ने भी राजनीतिक मुद्दों की सभाओं में भाग लेना शुरू किया तो प्रोफेसर छगला ने कॉलेज के प्रशासन को अंबेडकर को उदाहरण देकर स्वयं को भी वापस नौकरी पर लेने की बात लिखी। बाद में इन्हीं कारणों से अंबेडकर की भी वापस नियुक्ति नहीं हुई। हालांकि अंबेडकर के लिए तो यह पद से ही रहा, क्योंकि उन्हें जल्दी लंदन जाना था और उन्हें तय समय में बाकी बची स्टडी पूरी करना जरूरी था, वरना यहाँ कॉलेज के नियमानुसार न जाने कब तक फंसे रहते। डॉक्टर अंबेडकर 11 नवंबर 1918 को कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने। इस दौरान अपनी तनख्वाह से बची पूंजी अपने पारसी मित्र नवल मथेना के लिए कर्ज के रूप में लिए 5,000 रुपये और कोल्हापुर नरेश से मिली कुछ आर्थिक मदद के बल पर लंदन जाने की तैयारी कर ली। वे 5 जुलाई 1920 को नौकरी से निवृत्त होकर लंदन चले गए। उन्हें वहां लॉ व इकोनॉमिक्स की अधूरी छोड़ी स्टडी पूरी करनी थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू की और ग्रेज इन में बैरिस्टर के लिए बार एटला की पढ़ाई के लिए जुट गए। इस प्रकार भारत में रहते हुए बार बार लंदन में स्टडी पूरा करने का मन कर रहा था। अब वे उसी ज्ञान साधना में लगकर प्रसन्न थे। अब उन्होंने पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। लंदन में अब वे अपना अधिकतर समय लंदन म्यूजियम में बिताया करते थे, जहां कार्ल मार्क्स, मेजनी व लेनिन जैसे महापुरुषों ने भी अपनी ज्ञान साधना पूरी की थी। इस म्यूजियम में संसार के दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध रहते थे, जिसे सिर्फ देखने भर के लिए दुनिया भर के विद्वान यहाँ आते थे। यह सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलता था। भीमराव सुबह का समय का मूल्य पहचानते थे, इसलिए समय व पैसा दोनों बचाने के लिए वे बिना भोजन किए ही सुबह म्यूजियम खुलते ही पहुंच जाते थे और शाम को जब चौकीदार दरवाजे बंद करता तभी बाहर निकलते थे। इस तरह वे कई घंटे लगातार पढ़ते रहते थे। इसके अलावा लंदन यूनिवर्सिटी, इंडिया ऑफिस और गोल्ड स्मिथ लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स के पुस्तकालयों में भी पढ़ने जाते थे। लंदन में वह जिस महिला के मकान में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे थे, वह स्वभाव से बहुत कठोर, कंजूस और बहुत डरावनी लगती थी। वह सुबह नाश्ते में सिर्फ 1 कप चाय, 1 डबल रोटी का टुकड़ा, थोड़ा सा जैम और मछली का एक कतला देती थी। उसे जल्दी ही खाकर अंबेडकर ब्रिटिश म्यूजियम की ओर चल पड़ते थे। वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाले अंबेडकर ही होते थे। फिर तो बिना आराम किए वे शाम तक किताबों में डूबे रहते थे। समय खराब नहीं हो इसलिए दोपहर का भोजन भी नहीं खाते थे। शाम को जब बाहर निकलते तो उनके द्वारा बनाए नोट्स से उनकी जेबें व फाइलें भरी होती थी। शाम को घर जाते समय वे बुरी तरह से थके हुए होते थे। भूख के मारे चेहरा भी मुरझा जाता था, सिर चकरा जाता था, तो रास्ते में किसी सस्ते होटल में 1 पाव खा लेते थे और घर लौटने पर शाम को खाना खाते थे। भोजन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। दरअसल लंदन में एक ही जगह पर आवास व भोजन की व्यवस्था काफ़ी महंगी पड़ती थी, इसलिए अंबेडकर को जहाँ कहाँ भी रूखा सूखा सस्ता भोजन मिलता खा लेते थे। दिन में कड़ी मेहनत के बाद शाम को खुली हवा में 1 आध घंटे के लिए घूमने जाते थे। फिर रात का भोजन उसी महिला के यहाँ खाते थे। वह महिला बहुत बेरुखे व्यवहार की थी। रात का खाना क्या, 1 प्याला मीट का रसा और साथ में 1-2 बिस्कुट, बस। उसे जरा भी दया नहीं आती थी कि भीमराव ने दोपहर का भोजन भी नहीं खाया तो रात का भोजन भर पेट कराए। लेकिन रोजाना शाम को वह नाम मात्र खाना देती थी। भोजन के बाद रात को फिर पढ़ाई का दौर शुरू होता। 10 बजे बाद फिर से भूख लगती। भूख मानो उन्हें पागल बना देती थी। ऐसे में अपने एक परिचित भारतीय द्वारा दिए पापड़ को सेक कर 4 पापड़ और चाय से भूख शांत कर लेते थे। फिर वापस पढ़ाई में लग जाते। उनका रूममेट मिस्टर अस्नाडेकर जब भी नींद लेकर उठता तो वह भीमराव को पढ़ते ही देखता तो वह बोलता, भीमराव रात बहुत हो गई, कितना जागते हो, अब आराम करो, सो जाओ।
इस पर अंबेडकर धीरे से कहते, असना डेकर, मेरे पास खाने के लिए न पर्याप्त पैसे हैं, न सोने के लिए समय। मुझे अपना बचा हुआ पाठ्यक्रम जल्दी ही पूरा करना है, इसलिए मैं जागूं नहीं तो क्या करूं। उन्हें लगता था कि जिंदगी छोटी है और विद्या बड़ी, इसलिए रात दिन अध्ययन में लगे रहते थे। उनकी वह तपस्या बहुत ही कष्टपूर्ण थी, जिसका लाभ आज भारत की पीढ़ियां उठा रही हैं। भीमराव पैसे की कमी के कारण बहुत ही किफ़ायत से खर्च करते थे, लेकिन किताबें खरीदने की चाह रुक नहीं पाती थी। जब भी कोई नई पुस्तक मार्केट में दिखती तो वे भोजन में कटौती कर या भूखे रहकर भी पहले किताबें खरीदते थे। अपनी आर्थिक तंगी के बारे में लंदन से रमाबाई को बम्बई के पते पर 25 नवंबर 1921 को चिट्ठी में लिखा, डॉक्टर अंबेडकर 32 वर्ष की उम्र तक अर्थात 1923 तक विदेश की पढ़ाई में व्यस्त रहे। घर गृहस्थी की ओर बहुत कम ध्यान दे पाते थे। लंदन जाने के बाद घर खर्च के लिए जो रुपए छोड़े थे वे कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। रमाबाई का भाई व छोटी बहन मजदूरी करते थे, गोबर के उपले बनाकर बेचते थे। शंकर राव रोज 8 से 10 आना कमा लेते थे। रमाबाई शाम को बाजरे की रोटियां बनाती थी। वे भात ज़्यादा खाते थे, सब्जी कभी कभार बनती थी। कई बार चटनी प्याज से काम चलाना पड़ता था, कभी आधा पेट भरे ही सोना पड़ता था। चूल्हे की लकड़ियां लेने के लिए रमाबाई यशवंत को पोयवाड़ी से दादर माहिम तक ले जाती थी और लकड़ियां इकट्ठा कर रात को घर लौटते थे। किसी को यह मालूम नहीं पड़े कि साहब की पत्नी इतने दुख भरे दिनों में है, इसलिए अंधेरा होने पर लौटते थे। रमाबाई ने अपने परिवार की विकट आर्थिक दशा के बारे में साहब को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ रुपए भेजने के लिए लिखा था। जवाब में बाबा साहब ने रमाबाई को जो पत्र लिखा था वह इस प्रकार है। प्रिय रामू, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। गंगाधर के बीमार होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। सब समय का खेल है, अब चिंता करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह खुशी की बात है। कुछ पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं यहाँ पैसों की तंगी के कारण बहुत ही बुरी हालत में हूँ। खाने के लिए तरसता रहता हूँ। अभी तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। यदि पैसे मिलने में देर हो जाए और तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए तो अपने गहने बेचकर व्यवस्था कर लेना। मैं वहाँ आने के बाद तुम्हारे गहने बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है, इस बारे में तुमने कुछ लिखा नहीं। मेरी तबीयत ठीक है, मेरी चिंता मत करना। अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जून के महीने में लौट आना संभव नहीं लग रहा है। बाकी बाद में लिखूंगा। सखू और मंजुला के बारे में कोई समाचार नहीं मिल रहा है। तुम्हें पैसे मिलने पर मंजुला और लक्ष्मी की माँ के लिए एक एक धोती ले लेना। शंकर का क्या हाल है? गजरा कैसी है? गंगाधर बाबा साहब का पुत्र, जिसका बचपन में ही देहांत हो गया। यशवंत एकमात्र पुत्र भैया साहब। मुकुंद भाई आनंद राव व लक्ष्मीबाई का पुत्र भतीजा। मंजुला तुलसा बहनें लक्ष्मीबाई, दिवंगत भाई आनंद राव की पत्नी जो 20 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई। शंकर रमाबाई के भाई। मेरे प्रियजन श्रोतागणों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमय जीवन गाथा का शेष भाग 3 में सुने। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।